हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साथ है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन 38 बीपीएससी 1992 से लेके 71 बीपीएससी 2025 तक जितने भी बीपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम कराए हैं सारे सारे हम लोग में कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जितने भी बीपीएससी ने कराए हैं वो सारे ये सारे हम देख रहे हैं। और CDPO एग्जाम में बीपीएससी हो जाती है और वहीं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 के जो एग्जाम बीपीएससी ने कराए हैं वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। जितने भी साथी बीपीएससी टीआरई 4.2 की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे मैं जो है वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए। तो चलिए, जितने भी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स की भी तैयारी करते हैं साथी वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। BRSSC CGL और जो है 12th लेवल वाले भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है कि ये जो है आगे उनको जो है जीके जीएस से जो है हेल्प मिल सके। आप ये समझिए, अगर बीपीएससी टीआरई 4.2 की तैयारी कर रहे हैं तो 60 से 70% जीके जीएस आपकी जो है इसी जो है बुक से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सुंदरवन क्षेत्र में है तो क्या है? सघन मैंग्रोव वन। क्या है? सुंदरवन क्षेत्र क्या है? सघन मैंग्रोव वन। व्याख्या देखते हैं हम लोग। जो सुंदरवन जो भारत का बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के जो है डेल्टा पर स्थित है। इस क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गंगा जो है डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सुंदरवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन। चलिए आगे देखते हैं। तो सुंदरवन मैंग्रोव वन दुनिया के जो है सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है व मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह क्षेत्र अपने जीवों की विस्तृत श्रृंखला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के लिए जो अंतर्गत है पाया जाता है? तो इसके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। किसके? अरुणाचल प्रदेश के। निम्नलिखित में से जो है विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत जो है शामिल है। भारत जो है वन्य जीव इस क्षेत्र कोड 2023 के अनुसार भारत के जो है शीर्ष 3 वाले राज्यों का क्रम जो है इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश में जो है 77,073.44 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 65,881.57 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में जो है 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। ये जो है 2023 की जनगणना के अनुसार जो भारतीय वन रिपोर्ट जो है 2023 के अनुसार है। चलिए आगे देखते हैं। जो कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्प में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, तीनों राज्यों में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। जो कि इसमें पूछा गया नहीं, से कोई सही नहीं है। ये देखिए बीपीएससी जो है स्कूल टीचर एडवांस का 2023 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वन का जो विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो कहाँ नहीं है? मिजोरम में, नागालैंड, मध्य प्रदेश में, मेघालय, सब में भी यहाँ 1 से 75% से अधिक नहीं है। दो ऐसे राज्य हैं। चलो देखते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार विदर्भी जो है सही उत्तर था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 10 राज्यों का वन जो है इस प्रकार था। मिजोरम में कितनी थी? मिजोरम में तो आई 85.34%, नागालैंड में 73.72%, मेघालय में 75.68%, मध्य प्रदेश में कितना? 25%। यानी कि 2 राज्य ऐसे हैं। कितने? 2 राज्य इसमें जो है ये है। एक तो ये रहा 73.72, एक ये रहा 25।
ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें जो है 75% से जो है अधिक नहीं है। तो कौन-कौन था? नागालैंड था उसमें, मध्य प्रदेश, और इसमें ऑप्शन ई माना है सही आयोग ने। वर्तमान संदर्भ में प्रचलित राज्यों से नागालैंड और मध्य प्रदेश में वन स्थिति बोर्ड 75% से अधिक नहीं है। चलिए, जो आयोग ने माना हम लोग वही देखते हैं। ये आगे अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत में जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो क्या है 20.7%। स्टेट ऑफ रिपोर्ट 2023 2003 के अनुसार भारत की कुल 20.64 अर्थात लगभग जो है 6,78,333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वनों का जो है विस्तार था। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण प्रत्येक 2 वर्ष में उपग्रह चित्र के माध्यम से देश में पर्यावरण वन में वृक्षावरण कर जो है भारत वन में स्थित पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट शीर्षक से भी जारी करता है। ISFR 2023 के अनुसार वर्तमान में मामला 11.76% तथा वृक्षावरण 3.41% वन एवं है वृक्षावरण है 25.17% है। ज्ञातव्य है कि बिहार में बराबर लगभग 8%। अगला प्रश्न है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है तो क्या है मिजोरम में। क्या है परसेंटेज के अनुसार किसमें है मिजोरम में। ISFR 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनांचल क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो है 70,73.44 किलोमीटर का जो है क्षेत्र स्थान है, जो कि विकल्प में दिए गए राज्यों में है। मिजोरम जो है 50 कुल जो है क्षेत्रफल का 50.34% सर्वाधिक प्रतिशत जो है राजस्थान का विस्तार मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत के जो है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं होते हैं? तो कहाँ पूर्वी घाट में है आर्द्र सदाबहार वन नहीं होते हैं, जबकि पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी और अंडमान में होते हैं। आर्द्र उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वनों का जो विकास पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार के समूहों पर जो है, परंतु इसकी जो विकास से पूर्वी घाट पर नहीं हुआ। इन वनों की जो शुष्क भी सर्वाधिक होती है। फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का निकट कितना प्रतिशत भाग जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 23%, 23.4%, 24%, 24.40% इनमें से कोई जिससे 40 होना चाहिए देखते हैं व्याख्या देखते हैं 2018 में इतना ही था। ऑप्शन माना गया है ए, यानी कि टोटल की बात की जाए तो 25 कितना था 25% था ऊपर था, इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, यही ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं 12 फरवरी 2018 को 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जारी की गई। ISFR 2017 के अनुसार देश के कुल वनावरण 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 0.4% है। हालांकि देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण जो है 8,00,88 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का जो है लगभग 24.4% है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का जो सही उत्तर विकल्प डी माना है, जो कि प्रश्न के अनुसार नहीं बनता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश की जो है कुल वनावरण जो है 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 10.76% है। देश से कुल वन जो है वृक्षावरण है 8,70,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुछ
भौगोलिक क्षेत्र का जो है 25.17% है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो है पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में जो है पाए जाने वाले वनों को जो है चुनी हुई है। तो वो अगला प्रश्न है कि उत्तर है इसका सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार है। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। कौन से जो है पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए आगे। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला जो है टॉपिक है सिंचाई एवं नहर है। तो इसमें पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के जो है वितरण से जुड़ी है? तो उसमें कृष्णा और गोदावरी नदी, इसमें कृष्णा और गोदावरी नदी जो है एक ही तरफ से जुड़ी हुई है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो है वितरण से जुड़ी हुई है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत की जो है सिंचाई क्षमता सर्वाधिक भाग पूरा होता है जिसमें होता है लघु एवं बृहद परियोजना से, जिसमें लघु एवं बृहद परियोजना से। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। लघु सिंचाई परियोजना के तहत 2000 हेक्टेयर से कम तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, बृहद सेठ, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का जो है उद्गम स्थल क्या है? क्या है? हर के बैराज। इंदिरा गांधी नहर हर के बैराज पंजाब से निकलती है तथा राजस्थान के जो थार मरुस्थल से जाकर लगभग समाप्त हो जाती है। यह नहर जो है राजस्थान के हनुमानगढ़, बरेली, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर आदि जिलों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? इंदिरा गांधी नहर। चलिए, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। यह नहर हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नहर की उत्पत्ति जो है सतलज और ब्यास नदी के संगम से आगे पंजाब में स्थित हर के बैराज से है। इस जो है महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की जो है 82 रेगिस्तानी भूमि को जो है हिमालय के पानी से जो है सींचना और इस क्षेत्र के जो है निवासियों को पीने के पानी की उपलब्धता कराना है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है पानी का जो है सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र की योजना के लिए किया जाता है? इसमें है सिंचाई। देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत के जो है सक्षम मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने देश में पहली बार जल स्रोतों की गणना की है। इसके अनुसार देश में सभी हो रहे जल स्रोतों में से जल स्रोतों को मत्स्य पालन के साथ जो है सिंचाई में उपयोग किए जाने की जानकारी मिली है। अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में पहला आता है भाखड़ा नाकल बांध। भाखड़ा नाकल बांध से जो प्रश्न उनका उत्तर देखते हैं। भाखड़ा नाकल एक जो है संयुक्त परियोजना है। किसकी है? हरियाणा है, पंजाब, राजस्थान की। हरियाणा किसे इसकी है? हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तीन राज्यों की है भाखड़ा नाकल परियोजना। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। चलिए आगे देखते हैं। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत जो है भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर दो जो बांधों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। अगला है कावेरी नदी पर जो है बने बांधों से प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो कौन सा है? सुरसमुद्र है ना।
शिव समुद्र। जल विद्युत का जो है विकास 19वीं शताब्दी की अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग के सिद्रोगोंग में देश का जो है प्रथम जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्र में वर्ष 2009 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। अगला जो है हमारा है नागार्जुन सागर बांध से प्रश्न है। विषय नागार्जुन सागर बांध से नागार्जुन सागर बांध से प्रश्न लिखते हैं। नागार्जुन सागर का उद्देश्य परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। किसपे? कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर का उद्देश्य परियोजना आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्भर है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध से कौन सा प्रश्न है कि हीराकुंड बांध का कौन सी नदी पर है बनाया गया है? तो किस पे बनाया गया है? महानदी पर। किस पे बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। चलिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह जो है सबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग जो है 80.96 मीटर अधिकतम ऊंचाई एवं 4.8 मीटर मुख्य बांध की जो है लंबाई लंबा विश्व का सबसे लंबा जो है मिट्टी का बांध है। इस बांध की कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर है। इस परियोजना से लगभग है 1,55,635 या 1,59,106 हेक्टेयर खरीफ तथा जो है 1,08,358 हेक्टेयर रबी फसल की सिंचाई की जा सकती है। अगली दामोदर घाटी परियोजना है। तो दामोदर घाटी परियोजना से कौन प्रश्न देते हैं? मैथान बेल पहाड़ी एवं जो है तलैया बांध किस नदी पर जो है बनाए गए हैं? तो ये जो है बराकर नदी पर बनाए गए हैं। किसपे? बराकर नदी पर जो है बनाए। मेथान और तलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर जो दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है, जबकि इसमें बेल पहाड़ी बांध का निर्माण दामोदर नदी पर जो है प्रस्तावित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? तो 1948 में कब हुई थी? 1948 में। बिहार एवं पश्चिम बंगाल की जो संयुक्त पश्चात केंद्र सरकार ने मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम जो है संख्या जो है 14 पारित किया। इस अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की प्रथम उद्देश्य नई नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई। अब जो है अन्य परियोजनाएं जो है हम लोग देखते हैं कि और अन्य परियोजनाएं क्या विविध परियोजनाएं हैं। विविध परियोजना हम लोग देखेंगे तो विविध परियोजना क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हाल ही में मंडल जो है बांध परियोजना की नींव किस नदी पर जो है बनाने के लिए रखी थी? जिससे उत्तरी कोयल। किसकी? उत्तरी कोयल। 5 जनवरी जो है 5 जनवरी 2010 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जो है पलामू जिले के जो है मोदी नगर में उत्तरी कोयल जो है जो मंडल डैम है परियोजना के जो है सिंचाई एवं पेयजल परियोजना का जो शिलान्यास किया। यह परियोजना उत्तर कोयली जो है मोहन नदी की सहायक नदी पर जो है निर्भर है। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी पर जो है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किसमें है? राजस्थान में। इसमें राजस्थान में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो है चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल नदी घाटी
विकास परियोजना से समृद्ध है। यह परियोजना जो है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1954 में किन दो देशों के बीच काशी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? जिसमें भारतवर्ष और है नेपाल। जिसमें भारतवर्ष और नेपाल, भारतवर्ष और नेपाल के बीच वर्ष 1954 में काशी सिंचाई एवं जो है जल विद्युत परियोजना जो है समझौता हस्ताक्षरित हुआ। भारत और नेपाल के बीच जो है गंडक परियोजना वर्ष 1959 में जो है हस्ताक्षरित हुआ था। चलिए अब हम लोग जो है एग्रीकल्चर से प्रश्न देखते हैं। कृषि से क्या है कि कृषि में जो है युग्म पैदावार का आशय वो जो है उगाने से है। क्या उगाने से है कि विभिन्न मौसम पर जो है दो फसल क्या है, विभिन्न मौसम पर जो है दो फसल जो है उगाने पर युग्म पैदावार कहा जाता है। कृषि में जो है युग्म पैदावार का जो है आशय एक एक जो है फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर जो है एक के बाद एक फसल उगाना, अर्थात विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना। उदाहरण स्वरूप जो है इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मूल फसलों से पहले बसंत जौ, शीतकालीन गेहूँ या जो है आलू फसल लगाकर कुल दो क्रमवार जो है फसल उगाना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है कृषि में जो उत्पादकता बढ़ाने का है तो रास्ता है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई सही है, गुणवत्ता युक्त बीज ये भी सही है, कीटनाशकों का प्रयोग है, उर्वरकों का योग है, वैसे होना चाहिए तो भी होना चाहिए। देखते हैं दिए गए विकल्पों में सभी कृषि के उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं, बताए एक से अधिक विकल्प हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है हरित क्रांति। देखो हरित क्रांति से हम लोग जो है प्रश्न देखते हैं कि हरित क्रांति से क्या प्रश्न मिलता है। हरित क्रांति से जो है प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के जो है 60वें दशक के अंतिम दौर की जो है हरित क्रांति की प्रक्रिया का सूचित करता है? तो कौन सा करता है? बीज, उर्वरक, जल, तकनीकी। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक से हुआ माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादकता बीजों हाई यील्ड सीड्स का जो है प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त जो है उर्वरकों का जो है अधिक प्रयोग एवं जो है जल तकनीकी सिंचाई सुविधा में पर्याप्त विकास पर जो है विशेष बल दिया गया। अगला प्रश्न कि भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय किसको दिया जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की जो है शुरुआत डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में जो है द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो देखते हैं इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। गलत बात है, जहाँ लाभ लोगों को पहुंच गया मतलब इसका लक्ष्य हरित क्रांति के जो है अब तक जो है लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज वाहन और तकनीकी का जो है विस्तार करना था। ये बात बिल्कुल सही। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के जो है प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को जो है छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में जो है वृद्धि करना है। हाँ, ये गलत हो ये बात है। इसका जो है लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ उत्पादों का जो है समाकलन करना है। चलिए ऑप्शन जो है दूसरा और चौथा सही है। चलिए भारत में जो है द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक एवं तकनीकी का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ उत्पादन का जो समाकलन बढ़ावा करना है।
द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान जो है वृक्षों को जो छोड़ने की बात कही नहीं की गई है। अगला प्रश्न है कि दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के जो है घटक जो है चुनिए। तो पहला है कि उच्च उत्पादन देने वाले जो है किस्म के बीज जो है सही है, उसके बाद सिंचाई पहला दूसरा जो है सही है। अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण तो नहीं है, ग्रामीण सरकार को बड़ी उनका कोई मतलब नहीं। चलिए तो पहला दूसरा आंसर सही है। भारत में सन 1960 के दशक में उच्च उत्पादन देने वाले जो है किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी उपयोगों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति के संदर्भ में ये सही है। हरित क्रांति की सफलता जो है निम्नलिखित विविधता पर निर्भर है। किस पे? बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर जो है हरित क्रांति की क्रांति की सफलता निर्भर है। चलिए आगे चलते हैं। हरित क्रांति को जो है 1960 के दशक में एक पैकेज के प्रोग्राम के रूप में जो है शुरू किया गया, जिसमें निम्न आदानों इनपुट को जो है सम्मिलित किया गया है। वे एक बीजों की उच्च पैदावार किस्म, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, पर्याप्त सिंचाई सुविधा आदि। हरित क्रांति के लिए यद्यपि जो है उपयुक्त चारों तत्व जो है आवश्यक है, हम्म, तथापि उच्च उत्पादकता वाले बीजों ने जो है हरित क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति यानी कि सभी से जो है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध। 28 जुलाई सन 2000 को केंद्र सरकार ने जो है नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति व रजत क्रांति। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के कारण जो है निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसमें ये गेहूं। भारत में हरित क्रांति के जो कारण गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी गई है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में भारतीय कृषि में जो उच्च उपज वाले किस्म के बीज से हुई है। भारत में जो है हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में पहले है कि रबी की फसल। क्या है रबी की फसल? चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2000 से 2020 से 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो चलिए देखते हैं। 2000 जो है 20-21 में गेहूं का उत्पादन था 109.5 मिलियन टन, लेकिन प्रश्न काल में जो है विकल्प सी उत्तर सही था। वर्तमान में जो है 109 में 2022 में प्रश्न है, तो 2020-21 में 109.5 मिलियन। वर्ष 2024-25 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन जो है 117.9 मिलियन टन रहा। विकल्प सी उत्तर सही है। भारत का अधिकतम गेहूं जो है उत्पादक राज्य कौन से है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किया। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2023-24 में 35.34 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया, जो भारत में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद द्वितीय और तृतीय स्थान पर जो क्रमशः मध्य प्रदेश हुए 22.58 मिलियन टन तथा पंजाब जो है 17.74 मिलियन टन है। यूपीएजी है उपज जो है टोटल पर उपलब्ध वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत में के जो है शीर्ष 5 गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है।
अगला प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो है सर्वाधिक प्रगति की है, तो गेहूं के उत्पादन में जो है सर्वाधिक प्रगति की है। भारत में जो है भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके पश्चात 1960 के दशक में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की गई है। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित से उर्वरक का जो उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का। गेहूं की जो है खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का जो है उपयोग किया जाता है, जो यूरिया में मिलता है। अब हम देखेंगे खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो खरीफ की फसल है? तो जो ये दी गई है इनमें से गन्ना खरीफ की फसल है, जो कि जौ, गेहूँ, चना ये सब रबी की फसलें हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रमुख फसल मौसम माने जाते हैं: खरीफ, रबी और जायद। जौ, चना और गेहूँ तीनों रबी फसलें हैं। गन्ना तकनीशिन के रूप में जो है एक वार्षिक, द्विवार्षिक, नकदी फसल है। रबी फसलों जौ, चना, गेहूँ की तुलना में गन्ने की फसल पक्ष के जो है वो रखा जाता है, क्योंकि यह अधिक ताप और जो है अपेक्षाकृत अधिक जल की जो है मांग करने वाली फसल है, और कई राज्यों के जो है फसल उस वर्गीकरण के जो है से खरीफ बरसात आदि मौसम से जोड़ा करता है। अगला प्रश्न है, खेती के जो है अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है खाद्य फसल कौन सी है? तो कौन सी है? चावल। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के जो है 47.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है पर चावल एवं जो है 31.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि जो है क्षेत्र पर गेहूं की जो है बुआई की जाती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है चावल। अगला प्रश्न है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित में से फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक है? तो किसका है? चावल यानी कि धान। अगला जो है इसकी व्याख्या है, वर्ष 2020 में तथा वर्तमान में जो भारत की उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक है। वर्ष 23-24 में भारत में चावल के 3 शीर्ष उत्पादक राज्यों में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल का स्थान है। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर है चावल के उत्पादन में भारत के बाद जो है चीन का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत में चावल के कठोर क्षेत्र का नाम बताएं? तो कृष्णा गोदावरी जो है डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल कटोरा जो है राइस बाउल जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2023 से 24 के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में जो कुल कृषि क्षेत्र के जो है 1.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में विस्तृत है। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के जो क्रम क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, आवश्यक से एक से अधिक। हाँ, रोही क्रम है सही नहीं लग रहा है इनमें से। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं, इसलिए ऑप्शन ई है। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत में के जो है राज्यों में वर्ष 18-19 के जो है चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम इस प्रकार है: पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार जो है चावल शीर्ष राज्य जो है में क्रमशः इस प्रकार था: पहले तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब। उपज वोटर पर जो है उपलब्ध 24-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष 5 जो है चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और छत्तीसगढ़।
प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर जो विचार कथनों पर जो है विचार करें। तो क्या क्या कथन है, चलिए देखते हैं। पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। इनमें जो है भारत में जो है चावल उत्पादक राज्यों के रूप में युद्ध के सही आरोही क्रम पूछा। तो इसमें सबसे पहले 3 नंबर आंध्र प्रदेश आएगा, उसके बाद पहले पंजाब आएगा, फिर उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आएगा, फिर आएगा पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा है आंध्र प्रदेश में, सबसे कम आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो पंजाब, पंजाब से ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पश्चिम बंगाल। क्योंकि आरोही क्रम पूछा, आरोही क्रम होता है कम से ज़्यादा की तरफ। वर्ष जो है 24-25 के आंकड़ों के अनुसार जो है चार उत्पादक राज्यों का आरोही क्रम था। आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। वर्तमान के अनुसार विकल्प ही सही है, क्योंकि इनमें से कोई नकदी फसलें। कपास, कपास जो है भारत का जो है सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। वर्ष 23-24 आंकड़ों के अनुसार भारत में बड़ी 3 कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार है: गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। उपज पोर्टल पर उपलब्ध है 23-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष 5 जो है कपास उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक तथा राजस्थान है। अगला जो है प्रश्न है कि भारत में जो है किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो किसमें है? आंध्र प्रदेश में। भारत में जिस राज्य कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है तो आंध्र प्रदेश। प्रश्नकाल में दी गई क्षेत्र एग्रीकल्चर कल्चरल स्टैटिस्टिक्स 8 ग्लास 2024 के अनुसार वर्ष 23-24 में गुजरात 574 किलोग्राम हेक्टेयर में कपास की सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। प्रश्न है कि भारत में जो है 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का जो घटक हुए कौन कौन से डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन से है? तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा है? सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर तमिलनाडु, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना जो है उत्पादन होता है। वर्ष 23-24 के जो है आंकड़ों के आधार पर गन्ना उत्पादन शीर्ष 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। यूपीएजी उपज पोर्टल पर उपलब्ध 24-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष 5 गन्ना उत्पादक राज्य के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो कहाँ होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना पैदा होता है। एग्रीकल्चर जो है स्टैटिस्टिक्स एजेंस 2024 के अंतर्गत वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जो है 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश। उपज पोर्टल पर उपलब्ध है 24-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष 5 उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में से जो है किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का जो है सबसे बड़ा उत्पादक तथा जो है वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब है तिलहन फसल। कौन सी है? तिलहन। अगला प्रश्न है शुष्क जो है कृषि भूमि के लिए सर्वाधिक उपज फसल कौन सी है? तो मूंगफली। कौन सी है? मूंगफली। शुष्क जो है भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय
रबी फसल है जिसे सिंचाई की लिए सुविधा वाली फसल लगाया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे खेती क्षेत्रीय क्षेत्रों में आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्र में की जाती है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है वर्ष 2013-14 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना था? तो वर्ष 2013-14 में कितना था? 32.7 मिलियन का, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन में लगा हुआ स्टार, यानी कि इसमें जो है पूरे नंबर दिए गए होंगे। जिस प्रश्न में स्टार लगा होता है समझ लो कि आयोग ने उस प्रश्न को जो है हटा दिया है मूल्यांकन से, उसका पूरा नंबर दिया है हर किसी को। वर्ष 2013-14 में जो है भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन लगभग 32.7 मिलियन टन था। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल तिलहन उत्पादन 42.9 मिलियन टन दर्ज किया गया। अब हम लोग यह बागवानी फसलें देखेंगे। बागवानी फसलों में आती है काफी और कहवा। तो सबसे पहले हम लोग काफी और कहवा से जो है प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित जो है काफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं? तो कुल नीज नहीं है। चिकमंगलूर है, कुर्ग है और नवा उदयगिरी ये है, लेकिन कुल नेज नहीं है। भारतीय काफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागु, कुर्ग जिसे कहते हैं, हासन जिले जो वायनाड, त्रावणकोर एवं यामथंगी क्षेत्र एवं तमिलनाडु की जो है कुंडले जैसे नीलगिरी जो है, सेवराय, सलेम जो है अन्नामलाई के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। बाबा जो है बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहाँ भारत में सर्वप्रथम जो है कॉफी के पौधे जो है रोपित किए गए थे। अगला हमारा जो है क्या है, चाय एवं रबर। चाय एवं रबर है, क्या है, चाय एवं रबर से देखते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर जो है चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पहाड़ी पर नहीं है, नीलगिरी पर है, कानन देवन है, दार्जिलिंग पर है चाय का बागान है, लेकिन गिरनार पर नहीं है। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है। ये अन्य जो है सभी पहाड़ियों पर चाय के बागान है। कानन देवन जो है पहाड़ियाँ भारत के जो है केरल राज्य की जो है इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार रेलवे स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र जो है वर्ष 1870 के दशक में चाय बनाने की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी जो है दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला है कि भारत में दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में है अवस्थित है। गिरनार पर्वत जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है। कहाँ है? गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर जो है चाय बागानों का जो है विकास नहीं हो पाया है। भारत में जो है सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज़ की? दाल की। चाय चावल तिलहन से सर्वाधिक है दाल। प्रश्न काल के जो है में जो है भारत जो है जब प्रश्न पूछा गया था सन 1994 में, उस समय की बात है। भारत दाल एवं जो है चाय दोनों के उत्पादन एवं उपभोक्ता में जो है अग्रणी था। FAO के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय पत्ती के उत्पादन में जो है चीन के बाद दूसरा क्रम पर आ गया है, जबकि इसके उपभोक्ता में प्रथम स्थान पर है। जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन में वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान जो है संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में दाल की इतनी भूख मांग है कि विश्व में सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने के बावजूद उसे इसका जो है आयात भी करना पड़ता है, जबकि चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता होने के बावजूद भी ये इसका जो कुछ हिस्सा निर्यात करता है। अगला प्रश्न है कि भारत अपनी जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? चाय का।
भारत के ने जो है कैलेंडर वर्ष 2024 जनवरी से दिसंबर 2024 में भारत के निर्यातों में चाय की हिस्सेदारी लगभग 254.67 मिलियन किलोग्राम है। वर्ष 2024 में विश्व की जो है चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान कितना है? तीसरा। भारत का जो है सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। भारत का जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक जो है राज्य क्या है? केरल है। वर्ष 2023-24 आंकड़ों के आधार पर जो है यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 70.13% भाग उत्पादन किया जाता है। एर्नाकुलम, जो कोट्टायम, इडुक्की तथा पतनामथिट्टी केरल के जो है प्रमुख उत्पादक जिले हैं। एफएयू के अनुसार वर्ष 2023-24 में वैश्विक प्राकृतिक रबर उत्पादन में जो है भारत का स्थान छठा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा है? केरल राज्य जो है रबर के उत्पादन में अग्रणी है, क्योंकि प्रथम स्थान पर। अब है कृषि से विविध कृषि। क्या है? विविध कृषि। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले इनकी है कथन दिए गए, इनको हम जो है पढ़ते हैं। जो फसलें जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है रबी की फसल कहलाती है। गलत है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास रबी की फसलें हैं। गलत है, ये खरीफ की फसलें हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। गलत है। खरीफ की फसलें जो है गर्मियों में उगाई जाती हैं। शीत की ऋतु में जो है रबी फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि इसमें से कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जो है खरीफ फसल तथा शीत ऋतु में जो है बोई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहा जाता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास राज्य में खरीफ की फसल है। अब जो है सूचियाँ दी। चलिए हम लोग जो है कुछ सूची की गई है, सूची को अनुमान करते हैं। तो पहला है क्या? धूसर क्रांति। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो धूसर क्रांति से जो है उर्वरक या फर्टिलाइजर से संबंधित है। किससे है? उर्वरक या फर्टिलाइजर से धूसर क्रांति संबंध है। उसके बाद दूसरा है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है प्याज से संबंधित है। जिससे प्याज का उत्पादन से। रजत रजत किससे? अंडे से। रजत कौन से है? रजत क्रांति अंडा से है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से। चलिए ये रहा सही मिला। दूसरी क्रांति उर्वरक या फर्टिलाइजर से। गुलाबी क्रांति है प्याज के उत्पादन से। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस के उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत का जो सर्वाधिक वटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत का सर्वाधिक वटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 23-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 9,692.32 1000 गांठ जो है जूट का उत्पादन हुआ, जिसमें जो है 78,7865.70 जो है गांठ जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य है मोटा अनाज का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य? तो राजस्थान में मोटा अनाज है सर्वाधिक होता है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शीर्ष 3 मोटे अनाज जो है उत्पादक राज्य कौन से? और पहला राजस्थान, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश। ये देखिए यूपीएससी हेड मास्टर में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है फलीदार फसल है? तो दलहन एक फलीदार फसल है। चलिए आगे चलते हैं। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय दलहन की फसल जो है फलीदार होती है। दलहन के अंतर्गत प्रमुख रूप से चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, बाकला आदि फसलें आती हैं। दलहनी फसलें जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। निम्नलिखित में से एक जो है जायद फसल है। तो कौन सी जायद की फसल है? चारा एक जायद की फसल है। जायद फसल जो है इसके अतिरिक्त जायद सीजन में जो है खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जियां आदि की खेती है होती है।
अन्य विकल्पों में चना और सरसों रबी की फसलें हैं, जिनकी कपास व खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जायद की फसल है? तो तरबूज की जो है फसल जायद की फसल है। रबी की फसल में कौन कौन है? गेहूं है, सरसों है, मूंग है, मटर है, चना है आदि। खरीफ की फसल में चावल है, जिसे धान कहते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द और तिल। जायद में तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है। अगला प्रश्न है कि फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो बागवानी कहलाती है। जैसे फल और जो है सब्जियों की खेती है बागवानी। ये बीपीएससी में है पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई 11-12 में पूछा। फलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी कहलाती है। हार्टिकल्चर जिसे कहते हैं फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। वहीं अंगूर की खेती जो है विटीकल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट नकदी फसल है, मूंगफली नकदी फसल है, गन्ना नकदी फसल है, लेकिन ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। ज्वार नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट, मूंगफली तथा गन्ना नकदी फसल का उदाहरण है। नकदी फसल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो गन्ना है, जूट है, कपास है, लेकिन गेहूं सम्मिलित नहीं। नकदी फसलें जैसे कैश क्रॉप के अंतर्गत जो है गन्ना जैसे शुगर केन, कपास जो है कॉटन, जूट जो है जूट, तंबाकू जो है तंबाकू, तिलहन में जो है ऑयल सीड आदि प्रमुख है। गेहूं एवं चावल की फसल नकदी की फसल न होकर खाद्य फसल है। उसके बाद जो है पशुपालन। हम लोग पशुपालन से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी है मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है। तो कौन सी नहीं है? हल्ली जो है कर्म है मवेशी की नस्ल जो है नस्ल है राजस्थान की नहीं। हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। थारपार राठी एवं मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान में अलवर एवं भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा एवं हरियाणा के जो है कुछ भाग जो है शामिल थे। वर्ष 2016 में जो है हरियाणा के मेवात जिले का जो है नाम बदलकर नूह कर दिया गया। खनिज संसाधन जो है के अंतर्गत कौन सा है? शैल तंत्र जो है इसमें देखते हैं। भारत के खनिज उत्पादन में जो है समृद्ध राज्य है पहचानिए। तो कौन सा है? ओडिशा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खान मंत्रालय द्वारा जारी वस्तु बाजार रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मूल्य की दृष्टि से शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्यों में क्रमशः इस प्रकार है। पहला उड़ीसा है, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा कर्नाटक, पांचवा महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को जो है खनिज लवणों का जो है राज्य कहते हैं? तो झारखंड को कहते हैं। झारखंड को खनिज लवणों का राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विभिन्न खनिज संसाधनों जैसे कोयला है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, क्रोमाइट का जो है समूह है। यह राज्य भारत के कुल खनिज उत्पादन में जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है अपने उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही माना है। बीपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर ए को सही माना है कि भारत में किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? उड़ीसा को कहा गया है। उत्तर की में जो है इन्होंने आंसर की में है बीपीएससी ने जो है ए को सही माना, लेकिन आंसर डी जो है झारखंड से। जो बीपीएससी ने माना था उसको मान के चलना होगा। तो इस हिसाब से भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है? तो उड़ीसा का। आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। तो जितने भी साथी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले हैं वो सभी जो है चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जितने भी आपके भाई बहन दोस्त यार जितने भी जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो है तैयारी कर रहे हैं
उन तक ये वीडियो शेयर करिए और जो है आप उनकी सफलता के भागीदार बनिए। तो बने रहिए वीडियो में, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में यहीं तक करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।